जल्दी कर बे। हाँ जी मालिक, बस हो ही गया। और अच्छे से धोइयो बे, कल की तरह अगर कोई दाग छूटा ना तो चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी, समझा कि नहीं? समझ गया जी। ये कहानी है अमन की, जिसका इस दुनिया में अपना कहने को कोई नहीं था। अमन जब छोटा था तभी उसके माँ बाप गुजर गए थे। रिश्तेदारों ने उसे अनाथालय में भेज दिया, जहाँ वो 5 साल रहा। फिर वो अनाथालय भी बंद हो गया और सभी बच्चों को अनाथालय से बाहर भगा दिया गया। कोई कचरा बिनने लगा तो कोई दुकान पर साफ सफाई का काम करने लगा। 2 दिनों तक जब अमन को भी कुछ खाने को नहीं मिला तो वो इसी ढाबे पर आया और खाना मांगा। ढाबे वाले ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया। वो दिन भर उससे काम करवाता और बदले में 2 वक्त का खाना और महीने में 1 आध बार उसके हाथ में कभी 100 तो कभी 200 रुपए रख देता। अरे यार, आज कितनी भीड़ है, बर्तन तो खत्म ही नहीं हो रहे। मैं तो थक गया बर्तन धोते धोते। ओए, अकेले अकेले किससे बात कर रहा बे? मुंह कम और हाथ ज्यादा चला। उस दिन वाकई ढाबे पर काफी भीड़ थी। ढेर सारी प्लेटें धो धो कर अमन बहुत थक गया था। तभी उसके बगल में झाड़ू लगा रहे ढाबे के एक और कर्मचारी को अमन ने देखा। उसका नाम अरुण था। एक वही था जिससे अमन थोड़ी बहुत बातें कर लिया करता था। अरुण भैया सुनो ना। हाँ, क्या हुआ छोटे, थक गया क्या? अरे पूछो मत। अच्छा ये बताओ कि आज कोई छुट्टी वुट्टी है क्या? इतने सारे लोग आ गए हैं एक साथ, मैं तो थक गया कसम से। हाँ, आज 2 अक्टूबर है ना। तो आज क्या खास है? अरे पगले, आज गांधी जयंती है। कौन सी आंधी? अबे महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपति, उनका बर्थडे है आज, समझा? पर वो है कहाँ? अबे उन्हें तो गोडसे ने। अरे वो सब छोड़, अब देख, अपना मालिक हमें जो नोट पैसे देता है ना, उस पर जो बाबा बने हुए हैं ना, वो चश्मे वाले, वही हमारे गांधी जी हैं, समझा? तो उनके बर्थडे पर पूरे देश में छुट्टी होती है। अच्छा, मतलब बड़े आदमी के बर्थडे के दिन छुट्टी होती है क्या? पर मेरा बर्थडे कब आता है? वो मुझे क्या पता। उस दिन अमन को कई बातों का पता चला। पहली तो ये कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती यानी गांधी जी का बर्थडे होता है, और दूसरी ये कि हर नोट पर उन्हीं की फोटो छपी रहती है। उस रात में अमन बस यही सब सोचता रहा और फिर अचानक उसकी आंखें छलछल आ गईं। दरअसल उसे नहीं मालूम था कि उसका बर्थडे कब आता है। ये सोचकर वो रोने लगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो उठा और आसमान की तरफ हाथ जोड़कर बोला, भगवान जी, मैंने सोच लिया है, गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। इसका मतलब 2 अक्टूबर बहुत ही खास दिन है, तो अब से मैं भी मेरा बर्थडे 2 अक्टूबर को ही मनाऊंगा। हाँ। इतना कहकर अमन हंसा और आराम से सो गया। शायद इसे ही मासूमियत कहते हैं। अगले दिन ढाबे पर एक छोटा सा लड़का एक थैला लेकर आया। वो अमन की ही उम्र का था। ओए, कौन है बे तू? क्या चाहिए तुझे? मुझे पापा ने भेजा है आपके पास। अब मैं क्या जानूं कौन है तेरा बाप? जी राधे श्याम। अच्छा, तो तू राधे श्याम का बेटा है। बोल क्या काम है? पापा के पैर में चोट आई है, वो बिस्तर पर हैं, तो उनकी जगह टमाटर मैं देने आया हूँ, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते मैं ही रो जाऊंगा। ठीक है, जाकर वहां रख दे सारे टमाटर। ओए अमन, जरा इधर आ। जी। ये 50 से तब देना जब टमाटर पूरे हों, समझा? ये नन्नू से अमन की पहली मुलाकात थी। दोनों करीब करीब एक ही उम्र के थे। नन्नू रोज ढाबे पर टमाटर देने आता। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और फिर टमाटर के पैसे लेकर नन्नू चला जाता। एक दिन नन्नू ढाबे पर बहुत सुबह ही आ गया। अब तक ढाबा खुला भी नहीं था, तो उस दिन अमन और नन्नू ने ढेर सारी बातें की। नन्नू और अमन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर एक दिन, तू कल मेरे घर आएगा? क्यों, क्या है कल? कल मेरा बर्थडे है, माँ हलवा पूरी बनाएगी, शाम को आ जाना तू। पर मुझे तो तेरा घर नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं लेने आऊंगा तुझे। ठीक है भाई, मैं जरूर चलूंगा फिर तो। अगले दिन ढाबे पर काम खत्म होने के बाद अमन नन्नू के साथ उसके घर चल पड़ा। नन्नू की माँ ने नन्नू के लिए हलवे का केक बनाया था, क्योंकि उनके पास असली केक लाने के पैसे नहीं थे। उस दिन अमन ने भरपेट हलवा पूरी खाई। साथ ही वो अपने बर्थडे को लेकर भी सपने बुनने लगा। और फिर उस दिन कितना मजा आया था ना। वैसे तेरा बर्थडे कब आता है पता नहीं, पर गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, तो मैं भी उसी दिन अपना बर्थडे मनाऊंगा। तू आएगा ना? हाँ आऊंगा, पर बता क्या खिलाएगा? पता नहीं, पर कुछ तो खिलाऊंगा अच्छा सा। देखते ही देखते पूरा साल बीत गया और फिर अक्टूबर का महीना भी आ गया। 1 अक्टूबर को जब नन्नू टमाटर देने ढाबे पर आया
ओए, कल तो तेरा बर्थडे है ना? हाँ भाई, कल मेरा हैप्पी बर्थडे है, शाम को आ जाना। अच्छा सुन, तू आज लेट हो गया। हाँ यार, वो ना पापा की पट्टी कराने गया था, इसलिए देर हो गई। फिर जैसे ही नन्नू टमाटर लेकर ढाबे के अंदर पहुंचा तो उसे देखते ही ढाबे का मालिक बौखला गया। ओए चल निकल, चल। सुबह सब्जी में डालने के लिए एक भी टमाटर नहीं था, तो मैंने दूसरे सब्जी वाले से ले लिए और कल से उसी से लूंगा, समझा? नन्नू चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन ढाबे के मालिक के व्यवहार पर अमन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। फिर अगले दिन अमन को पता था कि नन्नू नहीं आएगा, और हुआ भी वैसा ही। पूरे दिन अमन ने खूब काम किया। फिर शाम को ढाबे वाला अमन को एक प्लेट खाना देकर चला गया। अमन आसमान की तरफ देखकर रोने लगा। तभी उसके पास एक साधु बाबा आए। बेटा, कुछ खाने को है तुम्हारे पास? अब हाँ, मेरे पास खाना है, लीजिए। अमन के लिए ढाबे का मालिक बस 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी ही छोड़कर गया था। उसे भी अमन ने साधु बाबा को दे दिया था। अमन की दरियादिली देखकर साधु बहुत खुश हुए। उन्होंने बस एक ही रोटी खाई और एक रोटी अमन को खिला दी। फिर साधु बाबा ने अपने थैले के अंदर से गत्ते का चौकोर डिब्बा निकाला और उसे अमन को देकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अमन ने जैसे ही डिब्बा निकाला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस डिब्बे के अंदर एक असली केक था, पर अगले ही पल अमन फिर से उदास हो गया, क्योंकि उसका बर्थडे केक काटने के लिए उसके साथ कोई नहीं था। लेकिन फिर भी उसने केक काटा और उसके ऐसा करते ही केक से नीला धुआं उठा, जिसके छटते ही अमन को खुद के सामने एक जिन्न दिखाई दिया। हुबा, अब से आप मेरे आका हो छोटे उस्ताद, बताओ क्या चाहिए? आप कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं जिन हूँ और मैं इसी जादुई केक में बंद था। अब तुमने मुझे आजाद कर दिया है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारी एक इच्छा मैं पूरी करूंगा। पक्का? मैं कुछ भी मांग लूं क्या? हाँ हाँ, खुलकर मांगो जो मांगना है, मगर याद रखना बस एक ही इच्छा पूरी होगी तुम्हारी। ठीक है, तो एक काम करो, मेरा एक दोस्त है नन्नू, वो टमाटर बेचता है, जाकर उसके सारे टमाटर बिकवा दो ताकि वो मेरे पास आ सके मेरा बर्थडे मनाने। बड़े प्यारे हो तुम आका, मांगा भी तो क्या मांगा। रुको, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। जिन्न उसी पल वहां से गायब हो गया और एक आदमी का रूप लेकर नन्नू से उसके सारे टमाटर खरीद कर बोला, बेटा, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ उसके पास जल्दी जाओ। नन्नू को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है, पर वो इस बात से खुश था कि उसके सारे टमाटर बिक गए थे और अब वो अमन के पास जा सकता था। उधर जिन्न पलक झपकते ही अमन के पास पहुंच गया। आज तुम्हारा बर्थडे है? हाँ, तभी तो मैंने आपको नन्नू को बुलाने के लिए भेजा था। आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी, शुक्रिया। बड़े भोले हो तुम। अच्छा, आज तुम्हारा जन्मदिन है तो एक और इच्छा पूरी कर सकता हूँ मैं तुम्हारी। बताओ और क्या चाहिए मुझसे? अरे वाह, एक और चीज? हाँ, पर इस बार कुछ बड़ा मांगना, ठीक है? ठीक है, तो मैं मांगता हूँ कि मेरे दोस्त नन्नू के पापा का पैर पूरी तरह से ठीक हो जाए ताकि वो आसानी से सब्जी बेच सके। अभी वो सिर पर डलिया लेकर पैदल पैदल सब्जी बेचते हैं, इसलिए बहुत थक जाते हैं। अमन का भोलापन और अच्छाई देखकर जिन्न मुस्कुरा दिया। उसकी आंखें भर आई। उसने अपने जादू से नन्नू के पापा का पैर ठीक कर दिया और उसे एक छोटा ट्रक भी दे दिया। अमन और नन्नू ने खुशी से जिन्न को गले लगा लिया। जिन्न चला गया। ट्रक होने की वजह से अब नन्नू के पापा आराम से सब्जी बेचते। अब उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई थी। नन्नू के पापा ने अमन को गोद ले लिया। उधर आसमान से जिन्न ये सब देख रहा था। उसने वहीं से कहा, सच में 2 अक्टूबर को बड़े लोग पैदा होते हैं। अन्नपूर्णा घर में अकेली रहती है। उसकी उम्र 50 साल है। उसका बेटा सुरेश अमेरिका में नौकरी करता है और वहीं पर एक गोरी मेम से शादी करके बस गया है, लेकिन वो अपनी माँ को पैसे नहीं भेजता है, इसीलिए अन्नपूर्णा बहुत गरीब है। उसके पास सिर्फ एक गाय है, उसका नाम है मालती। अन्नपूर्णा मालती का दूध बेचकर अपना पेट पालती है। सुन मालती, तुझे पता है मेरा बेटा अमेरिका में बहुत बड़ी नौकरी करता है। वो जब लौट कर आएगा तब देखना मेरे लिए कितना कुछ लाएगा। अन्नपूर्णा की आंखों में बहुत सारे सपने हैं अपने बेटे को लेकर, लेकिन सुरेश उसकी माँ को कभी याद भी नहीं करता। कुछ दिन बाद शाम को अन्नपूर्णा जब खाने का इंतजाम कर रही थी, तब अचानक से वहाँ सुरेश अपनी विलायती बहू के साथ आता है। माँ, मैं आ गया हूँ।
अपने बेटे को देखकर अन्नपूर्णा खुशी से पागल हो जाती है। अरे बेटा, तू अचानक से कैसे आ गया? वो बात यह है कि मेरी नौकरी चली गई है। अच्छा, इसीलिए माँ की याद आ गई। अब ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कुछ दिन घर पर आराम कर। सुरेश की बीवी का नाम रोजी है। वो कहती है, क्या हम यहाँ रहेंगे सुरेश, इस छोटे से घर में? कितनी बदबू है यहाँ पर। हाँ बहू, वो मेरी गाय है ना मालती, उसी के गोबर से थोड़ी दुर्गंध फैलती है। तो निकाल दो उस गाय को। अरे ऐसे कैसे निकाल दूं, उसी से तो मेरा पेट चलता है। सुरेश रोजी को मना लेता है। अन्नपूर्णा उन दोनों को अपना कमरा दे देती है और खुद घर के बाहर मालती के पास सोती है। अगले ही दिन से रोजी हल्ला मचाने लग जाती है। वो सुबह उठकर कहती है, इतनी देर हो गई फिर भी मुझे मेरी ग्रीन टी नहीं मिली, कहाँ है मेरी ग्रीन टी? सुरेश अन्नपूर्णा से कहता है, माँ क्या कर रही हैं आप? मेरी पत्नी विलायती है, उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है बेटा, मैं अभी बना देती हूँ। लेकिन अन्नपूर्णा को ग्रीन टी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो मालती के ताजे ताजे दूध से चाय बनाकर रोजी के पास ले जाती है। दूध से बनी चाय देखकर रोजी एक झटके में चाय का कप फेंक देती है। अन्नपूर्णा को बहुत बुरा लगता है। रात को रोजी सुरेश से कहती है, सुनो, मैं ऐसे यहाँ नहीं रह सकती। अरे रोजी, कुछ ही दिन की तो बात है, रह लो ना। नहीं, तुम्हारी माँ गवार है। ये घर तो तुम्हारे नाम पर है ना, इसे बेच दो और चलो किसी अच्छे से होटल में रहते हैं। अगले दिन सुरेश घर बेचने के बारे में अन्नपूर्णा को बताता है। अन्नपूर्णा रोते हुए कहती है, ये क्या कह रहा है बेटा, इस घर में तेरे बापू की यादें हैं। तभी वहाँ गांव के मुखिया चले आते हैं और कहते हैं, हाँ, ऐसे घर कैसे बेच दोगे तुम? तुम्हारी माँ कहाँ रहेगी फिर? वो सब हमें क्या पता, ये घर सुरेश के नाम पर है। हम ये घर बेचकर चले जाएंगे। आप होते कौन हो हमारे बीच में बात करने वाले? मुखिया जी बहुत अपमानित महसूस करते हैं। सुरेश घर बेच देता है और अपनी बीवी को लेकर वहां से चला जाता है। वो दोनों एक महंगे से होटल में रहने लगते हैं और इधर अन्नपूर्णा अपनी प्यारी गाय मालती को लेकर रास्तों पर निकल पड़ती है। वो बहुत उदास है और उसकी आंखों में नमी है। ये क्या हो गया भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे खुद के बेटे ने मेरे साथ धोखा कर दिया। अन्नपूर्णा बस दूध बेचती रहती है और उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं वो उससे अपना गुजारा करती है। वो रास्ते में रहती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। मालती एक दिन किसी के खेत में घुस जाती है और घास खाने लगती है। ये देखकर खेत का मालिक मालती को भगा देता है और अन्नपूर्णा को आकर धमकी देता है, देख बुढ़िया, तेरी गाय अगर मेरे खेत में दोबारा घुसी तो मैं इसे मार डालूंगा। कोई उपाय न देखकर मालती एक चाय की दुकान के पास जाती है। वहां चाय के पत्तों का ढेर पड़ा हुआ था। मालती वही खाने लगती है। वो बहुत सारे चाय के पत्ते खा लेती है। उसके बाद वाले दिन सुबह अन्नपूर्णा जब मालती से दूध निकालने जाती है तब एक चमत्कार हो जाता है। दूध के बदले चाय निकलने लगती है। अन्नपूर्णा चौंक जाती है। अरे ये क्या, मालती दूध में ही चाय दे रही है? गजब हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। कुछ ही देर में चारों तरफ ये खबर फैल जाती है और बहुत सारे लोग गाय से निकलने वाली चाय पीने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। अन्नपूर्णा एक कप चाय 10 रुपए में बेचती है। सब कुछ देखकर मालती के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। चारों तरफ हड़बड़ी मच जाती है। वाह, ये चाय तो कितनी स्वादिष्ट है, मुझे एक और कप दो। मुझे भी दो, इस बोतल में भी दो, मुझे घर ले जाना है। अन्नपूर्णा पूरा दिन चाय बेचती है। इस तरह एक दिन में वो हजारों रुपए कमा लेती है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, आपकी वजह से ये चमत्कार हो पाया है। मालती भी अपनी भाषा में भगवान को धन्यवाद देती है। कुछ महीने ऐसे ही चाय बेचकर अन्नपूर्णा बहुत अमीर हो जाती है और वो रहने के लिए शहर में एक घर खरीद लेती है। चाय बेचने के लिए एक दुकान भी खरीद लेती है और घर के बाहर एक खुली जमीन भी खरीद लेती है ताकि मालती आराम से टहलते हुए घास खा सके। ऐसे ही खुशी खुशी दिन बीतने लगते हैं, लेकिन उस तरफ सुरेश को कोई नौकरी नहीं मिल पाती है। अब क्या होगा रोजी, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है और घर बेचकर जो पैसे मिले थे वो भी खत्म होने को हैं। अब हम इस होटल में भी नहीं रह सकते। ये सुनकर रोजी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? गरीब भिखारी कहीं के, शादी से पहले तो कितना कुछ बोलते थे। मगर अब एक होटल का भाड़ा भी नहीं दे सकते। तुम रहो अकेले, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ मतलब? तो मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं एक बेरोजगार इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, इसीलिए मैंने एक बॉयफ्रेंड पटा लिया था। वो मुझे लेने आ ही रहा होगा। इतने में होटल के बाहर एक लड़का कार लेकर आता है और रोजी उसमें बैठकर चली जाती है।
रोजी को खोकर सुरेश पागल सा हो जाता है। उसके सारे पैसे भी रोजी लेकर चली जाती है। होटल से सुरेश को लात मारकर निकाल दिया जाता है। सुरेश अपने ही मन में कहता है, अब मैं क्या करूं? माँ के पास लौट जाऊं? नहीं नहीं, मैं माँ को अपना चेहरा कैसे दिखाऊं? सुरेश पागलों की तरह रास्तों में घूमता रहता है और भीख मांगकर अपना पेट पालता रहता है। एक दिन घूमते घूमते उसे चाय देने वाली गाय के बारे में पता चलता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। वो लाइन में खड़ा हो जाता है और अपनी बारी आने पर कहता है, क्या आप मुझे एक कप चाय दे सकती हैं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। सुरेश को देखकर अन्नपूर्णा तुरंत पहचान लेती है। अरे बेटा तू? माँ, आप? अन्नपूर्णा सुरेश को गले लगा लेती है और रो पड़ती है। सुरेश भी रो पड़ता है। वो अपनी माँ को सब कुछ बताता है। सब कुछ सुनकर अन्नपूर्णा कहती है, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। माँ, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? एक माँ कभी अपने बेटे पर गुस्सा रह सकती है क्या? आजा बेटा, ये सब कुछ तेरा ही तो है। हमेशा याद रखना बेटा, माँ तो माँ ही होती है। माँ जैसा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सुरेश रोते हुए फिर से अपनी माँ को गले लगा लेता है। इसके बाद से सुरेश और अन्नपूर्णा मिलकर चाय बेचने लगते हैं। माँ बेटा मिलकर बहुत खुश रहते हैं। सुरेश को माँ की ममता और प्यार की कीमत पता चल जाती है और मालती खुशी खुशी चाय देकर इस परिवार का हिस्सा